बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाज़रीन, नई हुकूमत के क़याम के बाद जो सबसे बड़े चैलेंजेस किसी भी हुकूमत के लिए होते हैं वो खारजी उमूर पर होते हैं और वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, हुकूमत इस वक्त जिसे कहते हैं उस महाज पर ही फंसी हुई है और उस महाज से अब अगर वो निकलेगी तो फिर उसके बाद वो खारजी महाज पर उसके चैलेंजेस क्या हैं, आलमी दुनिया के साथ और ख़ित्ते के ममालिक के साथ उसके चैलेंजेस क्या हैं, उस पर वो कुछ गौर करना शुरू करेगी जब वो माशी और सियासी टर्मोइल से निकलेगी। इब्तदा बेहतर अंदाज में होती हुई नजर आती है। IMF के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और उसके बाद नए एग्रीमेंट की बात हो रही है, उसके बाद बजट की तैयारी होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा से जिसे कहते हैं खित्ते में भी चैलेंजेस रहे हैं। अफगानिस्तान एक नए चैलेंज के तौर पर हमेशा ही चैलेंज रहा है, लेकिन इस वक्त एक नए चैलेंज के तौर पर पाकिस्तान के सामने ईरान के साथ कुछ रिलेशंस की बेहतरी के लिए मामलात चल रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ एक डेडलॉक की सिचुएशन है, चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 23 मार्च को हमने ये देखा कि सऊदी वज़ीर दिफा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यौम पाकिस्तान की तकारीब में शिरकत की। लेकिन इन दिनों में जब से हुकूमत साजी हुई है वहाँ पर हमें अमेरिकन एम्बेसडर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्रंट्स पर चैलेंजेस हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर, पाकिस्तान की अमरीका में सफ़ीर, UN में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं डॉक्टर मलिया लोधी, एक गहरी निगाह न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी रखती हैं और आलमी दुनिया पर भी रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त अगर हम एक आम पाकिस्तानी के तौर पर देखते हैं डॉक्टर साहिबा, तो पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक टर्मोइल तो अपनी जगह पे, लेकिन इंटरनेशनल चैलेंजेस जो एक आम आदमी को हो सकता है नजर नहीं आते, लेकिन आप लोग जो आलमी सूरत-ए-हाल को देखते हैं, आपकी नजर में पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पर कहां खड़ा है? देखिए, जो हमारे खित्ते में खारजा पॉलिसी की चैलेंजेस हैं वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और जाहिर है उन पे फोकस करना लाजमी है, ज़रूरी है नई हुकूमत के लिए। उसमें जाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उसका कुछ करना, उसको एड्रेस करना। फिर ईरान के साथ आपको मालूम है वैसे तो जब वो एयर स्ट्राइक्स हुए दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्क में किए, मगर ईरान ने उसकी इब्तिदा की, तो उसके बाद भी कोशिश की गई कि जो तनाव है, टेंशन्स हैं वो डिफ्यूज़ हों और किसी हद तक हुए भी हैं। लेकिन जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ जाहिर है वो डैमेज्ड हैं, तो उनको भी दुरुस्त करना, रिपेयर करना। और फिर भारत की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत तो खैर अब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, अप्रैल मई में उनके इंतखाबात हैं। देखना ये है कि उसके बाद लगता तो यही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही री इलेक्ट होंगे, लेकिन जो भी हुकूमत आती है देखना ये है कि उनके साथ पाकिस्तान किस किस्म के ताल्लुकात बना सकता है या नहीं बना सकता। इसलिए कि आपको मालूम है 2019 से जब भारत ने मकबूजा कश्मीर को इलीगली अनेक्स किया था, तो उसके बाद से तो तनाव, टेंशन्स भारत के साथ बढ़ती रही हैं और कोई डायलॉग नहीं, ट्रेड भी बंद है। सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा खारजा पॉलिसी का चैलेंज है। सही। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में आपने जो सिचुएशन बात की, आपने अंदाज़ा लगाया होगा और चीज़ों को देखा होगा, हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के मामलात को लेकर इंतखाबात के बाद से अब तक अमेरिकन एम्बेसडर हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और कांग्रेशनल जो हेयरिंग हुई उसमें एक जो सबसे अहम नुक्ता मेरी नज़र से गुजरा, दीगर उमूर के साथ साथ डोनाल्ड लू का ये भी कहना था कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का मामला हो या पाकिस्तान का ईरान की तरफ बढ़ना हो, उसको हमें रोकना होगा। कैसे देखती हैं डॉक्टर साहिबा इस स्टेटमेंट को आप? देखिए, स्टेटमेंट तो वो देते रहते हैं, मैं तो ज़्यादा उसको मैं नहीं समझती कि कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है इस वक्त, इसलिए कि अमेरिका भी इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंतज़ामिया है हमें तो मालूम नहीं है कि ये वापस आएगी या सदर ट्रंप जो फॉर्मर सदर हैं वो इलेक्शन जीतेंगे। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त इन ताल्लुकात को हम कुछ ज़्यादा इनके साथ कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही एक टेंटेटिव स्टेज में है। देखिए, कोई भी मुल्क जब इंतखाबात की तरफ जाता है तो वो कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं ले सकता और नहीं लेता। तो भारत और अमेरिका दोनों में सिंस इलेक्शंस ड्यू हैं, होने वाले हैं, अमेरिका में खैर जाहिर है नवंबर में है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझती कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मेजर इनिशिएटिव होगा जब तक कि नई इंतजामिया नहीं आएगी। और फिर ये भी है ना कि ये ताल्लुकात जो हैं ये एक बहुत ही उस वक्त एक दुराहे पे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। इनको रीसेट करने की ज़रूरत है, रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है
जब अमेरिका में भी नई हुकूमत आए। डॉक्टर साहब, आपने दो अहम नुक्ते उठाए। आपने कहा कि इस वक्त अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों में चूंकि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन का मरहला है, तो पाकिस्तान को हमेशा हमने देखा है गुज़िश्ता कम से कम एक दहाई में हिंदुस्तान ने काफ़ी हद तक मिडल ईस्ट में कॉर्नर करने की कोशिश की। अगर अगले 2-2.5 महीने वो अपने इंतखाबात में मसरूफ़ हैं, तो आप नहीं समझती कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर पाकिस्तान के वो जो गैप उसे मिला है मिडल ईस्ट में उसे रिकवर करे जब हिंदुस्तान अपने इंतखाबी मामलात में मसरूफ़ है? अव्वल तो ये कि हमें अपने ताल्लुकात देखने चाहिए। हम ये क्यों देखें कि भारत के किसके साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। हमें तो गैप की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे तो वैसे ही ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरेबिया के साथ मिसाल के तौर पे वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारे ताल्लुकात उनके साथ स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, डिफेंस के हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक हैं। उसके अलावा भी यूएई के साथ, कतर के साथ, बाकी जो मशरिक़ वस्ता में ममालिक हैं, पाकिस्तान का एक कलीदी रोल भी है OIC में। उस तंजीम में पाकिस्तान एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है, जिसमें कि भारत कभी शामिल नहीं हो सकता। तो अब हमें ये भी देखना है कि कहाँ उनके लिए भी स्पेस नहीं है। हम सिर्फ ये ना देखें ना कि हमारी स्पेस कहाँ कम होती है, हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ हमारे पास है स्पेस तो हमें फिर पूरी तरह से उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, पाक ईरान गैस पाइपलाइन चूंकि एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स में भी इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की जो तवानाई की नीड्स हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान अगर ईरान की तरफ बढ़ने लगता है तो अमेरिका की जानिब से या जो वर्ल्ड पावर्स हैं उन्हें ये बात नागवार गुजरती है, लेकिन हिंदुस्तान वेवर ले लेता है। कुछ और ममालिक जो कि सैंक्शंस तले अगर ईरान है तो वो उससे ट्रेड करते हैं तो उन्हें वेवर मिल जाता है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए वो वर्ल्ड पावर से, अमेरिका से वेवर लेने में कामयाब हो? मेरा ख्याल है इसकी जो बुनियादी वजह है इसकी आगे प्रोग्रेस ना होने की, वो अमेरिका नहीं है। किसी हद तक आप कह सकते हैं हाँ, एक कंसिडरेशन जरूर होगी, जो मगर जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि दोनों ममालिक ने अभी तक वो वाले इश्यूज तय नहीं किए जो काफी मुश्किल इश्यूज, प्राइसिंग के वगैरह वगैरह। उसको मेरा ख्याल है तवज्जो देने की जरूरत है। पहले तो उसको करें ना, ताकि वो सारे क्लियर हो जाएं। जब वो क्लियर हो जाएंगे फिर आप बेशक बैनुल अक़वामी यानी कि कम्युनिटी की तरफ देखें। मगर ये सारा वक्त कहना कि किसी और को जिम्मेदार ठहराना, पहले अपना कर लेना पूरा, जिसको कहते हैं ना होमवर्क, बिल्कुल पहले होमवर्क पूरा कर लें, उसके बाद जाके देखें इंटरनेशनल लेवल पे आपको किस किस्म की हिमायत की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, चूंकि इसाक डार साहब ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत की बात की 2019 से, आपने भी कहा कि मुअत्तल हैं सारी चीज़ें, हिंदुस्तान ने उससे जवाब इनकार में ही दिया। जैसा आप ही ने कहा कि इस वक्त वहाँ इंतखाबात की सूरत हाल है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ इंतखाबात के माहौल में वो कोई ऐसा हाथ बढ़ाएं जिसका उनका पॉलिटिकल कैपिटल पर डैमेज हो। तो आपको नहीं लगता कि डार साहब का इस वक्त इस ख्वाहिश का इजहार करना टाइमिंग गलत थी वजीर खारजा की? मैं समझती हूँ उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया होगा और उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की कि फैसला हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि रिव्यू करने की जरूरत है। वो तो हाँ, वो तो गौर करेंगे। वो तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन सब इश्यूज को फिर से नए सिरे से इनको रिव्यू करना चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो इसमें तो मुझे तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। अब ये और बात है कि आया इस वक्त तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, वहाँ इंतखाबात हैं, तो जब तक वहाँ नई हुकूमत नहीं आएगी। और फिर हमने ये भी देखना पड़ेगा हमें कि इसका असर मकबूजा कश्मीर के इशू पे क्या पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पुलवामा जो आपको याद है जो बुरान हुआ था, उससे पहले भारत ने पाकिस्तान पे ट्रेड के हवाले से 200% टैरिफ्स लगा दिए थे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। उसके अलावा उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, आपको ये भी याद होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। तो ये सारे एक्शन तो उन्होंने लिए थे ना, हमने तो नहीं लिए थे। और फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ट्रेड ऐसे आराम से नहीं बहाल हो सकता। सही। जब तक भारत इश्यूज को भी नहीं रिजॉल्व करेगा और ये इश्यूज सॉल्व होने चाहिए, इतने हाई टैरिफ्स अगर आप लगा देंगे तो कौन सी ट्रेड करेंगे हम उनके साथ? बिल्कुल ठीक।
डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन चूंकि हम ये देखते हैं गुज़िश्ता एक दहाई में जब वहाँ पे अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी या करज़ई साहब की गवर्नमेंट थी, उसके जब फॉल ऑफ काबुल हुआ, में कि ये उम्मीद थी कि फॉल ऑफ काबुल के बाद काबुल के साथ इस्लामाबाद का जो तनाव है वो कुछ कम होगा, लेकिन फॉल ऑफ काबुल के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ बल्कि वो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और पाकिस्तान अब भी बारहा अफगानिस्तान को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि दोहा एग्रीमेंट के तहत उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी आलमी दुनिया को कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान में अब भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जो कि न सिर्फ अफगान सरजमीन से लोग आए बल्कि अफगान नेशनलिटी होल्डर थे। और इस सूरत हाल को अब पाकिस्तान कैसे हैंडल कर सकता है? आपको लगता है कि रीजनल अप्रोच के साथ चाइना की मौजूदगी में कोई बातचीत हो सकती है या कोई इंटरनेशनल फोरम पाकिस्तान को जाना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल के लिए यूएन के पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है ये एक बाहमी इशू है और बाहमी बायलैटरल लेवल पे रिजॉल्व होना चाहिए। हम क्यों बार बार इधर उधर देखते हैं? अपने आप पे एतमाद करना चाहिए ना। हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है हम, और हम छोटे से मुल्क के साथ हमें डील करना है। हालांकि वो हमारा हमसाया है, अहम है हमारे लिए। उनके साथ जो तल्लुकात हमें नॉर्मल रखने की हमारी भी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, उनकी भी है। तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है और हर चीज में बाहर देखना मुनासिब भी नहीं होता है। एक खुद मुख्तार होता है ना, खुद मुख्तार मुल्क, वो फिर खुद मुख्तारी पे ही चलता है और चलना चाहिए उसको। इट हैज टू शो दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो वैसे आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या किया जा सकता है। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान बहुत अरसे से तालिबान जो हुक्मरान है अफगानिस्तान के, बहुत अरसे से हम कह रहे थे उनको कि आप हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको सिक्योर करने की जरूरत है और इसलिए आप टीटीपी को कंट्रोल करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। और उन्होंने नहीं किया। इसके बावजूद बार बार हमारे मुज़ाकरात उनसे हुए, उनको बार बार हमने कहा, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उसके बाद आपको जैसे पता है कि पिछले ही हफ्ते फिर पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी इनसाइड अफगानिस्तान, ताकि जो टीटीपी के हैक्ड आउट्स थे उनको क्या डिसेबल करने के लिए। तो अब जाहिर है इससे तनाव तो बढ़ा है और जरूरत इसी बात की है कि टेंशन्स को डिफ्यूज किया जाए। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान ने एक कोर्सिव अप्रोच इख्तियार तो की है, लेकिन पाकिस्तान ये भी जानता है कि एक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए है तल्लुकात में। बिल्कुल, वो ब्रेकडाउन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। तो अब दोनों तरफ से हमें देखना है कि किस किस्म की लचक हम देख सकते हैं दोनों तरफ से, जिससे कि ये तल्लुकात मामूल की तरफ जाए। बिल्कुल, तो तवक्को तो यही है कि तालिबान की जो लीडर्स हैं अब वो देख लें कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए हर चीज करने को तैयार है, तो उनको भी इससे सबक लेना चाहिए और पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जो एक चीज हम देखते हैं क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक एक कंस्पिरेसी थ्योरीज के तौर पे डिस्कस होती रहती है, ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात होती है कि पाकिस्तान ने इब्तदा में गलत फैसला किया, अमेरिका की तरफ गया, वो अमेरिका की तरफ ना जाता, रशिया की तरफ जाता तो बेहतर रहता। आज भी उसी ब्लॉक पॉलिटिक्स की थ्योरीज को हम ज़माना तालिब इल्मी से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आपने बहुत गहरी नज़र इस सूरत हाल पर रखी है। आज भी बहस वही है कि पाकिस्तान को चीन की तरफ जाना है, रशिया की तरफ जाना है, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ जाना है। लेकिन हम गुज़िश्ता 60-70 सालों से हमेशा एक ही बात करते हैं कि हम बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलेंगे, बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलेंगे। लेकिन इन 60-70 सालों में ना हम अमेरिका के हो सके, ना हम रशिया या चाइना के बहुत करीब जा सके। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी किसी स्टेज पर इस ब्लॉक पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहिए, या आप समझती हैं ब्लॉक पॉलिटिक्स का फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को? अव्वल तो ये कि इस वक्त ये जो दौर है दुनिया में, इसमें कोई ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं है मेरी नजर में। ओके, ब्लॉक पॉलिटिक्स तब होती है जब दुनिया बिल्कुल डिवाइडेड होता है दो कैंप्स में। इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जरूर है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्रंटेशन है, स्टैंड ऑफ है, टेंशन है, वो अपनी जगह, लेकिन उस किस्म की बायपोलैरिटी हम दुनिया में नहीं देखते जो हमने कोल्ड वॉर के जमाने में देखी थी। तो इसलिए जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके पास ज्यादा लैटिट्यूड है, ज्यादा लीवे है कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं। जहां तक ये आपका कहना कि हम किसी के ना हुए, हम किसी के क्यों हो, हम तो अपने होंगे ना। हम तो अपने मुफाद को देखेंगे ना, हमें किसी, we don't to have anybody have ownership over us. Why should we do that? लेकिन जहां चीन का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ इस वक्त चीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है, अमेरिका नहीं है। सो ये हमें क्लियर होना चाहिए और इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी और डिफेंस इंटरेस्ट में मुफाद जो हैं
वो उनको पूरा करता है। इसलिए हमारा स्ट्रेटेजिक एक ताल्लुक है उनसे, अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका ने तो ये कर लिया है फैसला कि भारत उनका पार्टनर ऑफ चॉइस है इस खित्ते में। तो हमारा पार्टनर ऑफ चॉइस चीन है, अमेरिका का भारत है। तो चैलेंज ये है कि इन दोनों चीजों के दरमियान हमें स्पेस ढूंढनी है जिससे कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी मामूल पे लेके आए और एक नॉर्मल सतह पे रखें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, डॉक्टर मलिया लोधी बहुत गहरी निगाह रखती हैं सारी सूरत हाल पर, और उन्होंने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो चैलेंजेस हैं आलमी फ्रंट्स पर, रीजनल फ्रंट्स पर, उस पर सिरासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी एहतजाजी तहरीक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ होंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं और गुज़श्ता जिसे कहते हैं ज़मनी इलेक्शन और फिर उसके बाद हालिया आम इंतखाबात में सियासी मैदान में बड़ी सरगर्म नजर आई, और उसके बाद भी जैसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी बड़ी फाल नजर आती हैं। मेहरबानो, खुशामदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले जो 30 मार्च का आपका इस्लामाबाद का जलसा था, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया आपको, तो अब क्या एहतजाजी तहरीक रुकने लगेगी या एहतजाजी तहरीक उसी तरह जारी रहेगी? नहीं जी, जलसा नहीं था। हमने हमेशा से केपी हाउस में एक तरतीब मुनक्किद की थी। हमारा हमेशा इरादा भी यही था कि हम केपी हाउस के अंदर सबको इकट्ठा करेंगे और अपनी जमात को। तो हमने जलसा पहले भी अनाउंस नहीं किया था क्योंकि हमें मालूम है, हम एक जिम्मेदार जमात है, हमें मालूम है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में वैसे भी हाई सिक्योरिटी होती है, परेड होती है। नहीं 23 मार्च की नहीं, मेहरबानो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो 30 मार्च को आपने इजाजत मांगी थी F9 पार्क में 30 मार्च को जलसे की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने 30 नहीं, मैंने आपने 23 सुना। नहीं 30 मार्च को, इसीलिए मैंने कहा आपको करेक्ट कर दूं। मैं उसी पे आ रही थी। उसमें तो देखिए ना, आपके सामने है कि पहले इन्होंने कहा, जब हमने रमजान से पहले एक पुरअमन एहतजाज अनाउंस किया मैंडेट की चोरी के खिलाफ, तो इन्होंने जब वो रूथलेस वाला स्टेटमेंट दिया पंजाब में और यहाँ पे भी इन्होंने आड़े हाथों पुरअमन प्रोटेस्टर्स को, प्रोटेस्ट तो नहीं कहते, शहरी थे पाकिस्तान के, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे कि हमारा वोट आपने नहीं गिना, हम निकले, हमने हिम्मत की, आपने हमें डराया धमकाया, आपने निशान नहीं पता था, हमारा पोलिंग स्टेशन बदली किया, हमने जद्दोजहद की, हम निकले, हमने वोट डाला, आपने नहीं गिना, हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमें गिने, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारी आवाज है, हमें पहचाने, हमें गिने, हमारे वोट को मुस्तरद ना करें। आपने तब कहा कि नहीं जी ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें बताया गया कि आप इजाजत ले लें। यही जो हुकूमती रहनुमा है सारे टेलीविजन चैनल्स पे, वो भी यही हमें कहते रहे कि आप इजाजत लेकर आए ना। तो अब आपके सामने है, आज तो ये पर्दा भी फाश हो गया। इनका तो एक एक पर्दा फाश होता जा रहा है इन्हीं के अपने इकदामात से। आज हमने अब चूंकि इजाजत मेहरबानो नहीं मिली, तो दोबारा अदालत जाएंगे या फिर जिसे कहते 30 मार्च को अवामी ताकत से निकलेंगे? हम जी देखिए, जरूर हमारी तरजीह यही होगी कि हम पहले अदालत जाएं, अदालत से हमें इजाजत मिले, क्योंकि आपके सामने है कि किस तरह हमारी जमात के खिलाफ एक झूठा बयानिया बनाया गया। 9 मई का बयानिया भी मैं 12 दफा कह चुकी हूँ, एक बिल्कुल झूठा बयानिया बनाया गया एक जमात को तोड़ने के लिए, क्योंकि जमात का कोई सामना नहीं कर सकता था। ये इतनी मजबूत जमात बन चुकी थी कि इससे लड़ने को कोई तैयार नहीं था। तो एक बयानिया बनाया गया, इसको खत्म करने के लिए इसको जत्था बुलाया गया, दहशतगर्द बुलाना चाहा, इसके लोगों को बंद किया, उसी को जवाज बना के। हालांकि आप जानते हैं कि हमारी जमात में एक बंदा मुहिब, हर जमात में हर इंसान, हर पाकिस्तान का शहरी मुहिब वतन है। लेकिन मेहरबानो सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने एक जुमला कहा कि 9 मई का झूठा बयानिया बनाया गया। कल हमारे प्रोग्राम में आप ही के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम में यह एतराफ़ किया कि जब उन्होंने लोगों को जैसे कहते हैं इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों से रोकने की कोशिश की, जो उनके साथ वहां एहतजाज में मौजूद थे, तो उनके कपड़े फाड़े गए। तो ऐसा भी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी जो बयानात रिकॉर्ड पर हैं, वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें लोगों को इश्तिआल दिलाया गया, मेहरबानो यही मेरा एक सेकंड है जी, यही मेरा कहना है कि हमारे जितने भी वहां पे रहनुमा थे, हमारे पार्टी के जितने ओहदेदार थे,
आपने जो बयानिया बनाया कि ये कोई इंस्ट्रक्शन से और मंसूबाबंदी के तहत हुआ था, हमारे इंस्ट्रक्शंस इसके बरअक्स थे। इंस्ट्रक्शंस हमेशा पुरअमन एहतजाज के थे। हमने पहले यही कहा था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। क्यों? क्योंकि हमें तब भी लगता था खान साहब की जान को खतरा है। आपके सामने उन्हें 3 गोलियां लगी थी। फिर जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह एक मीडिया ब्लैकआउट था और जो खबरें लीक की जा रही थी रियासती तौर से कि जी डंडे लग गए, सर फट गया है और जो धक्के दिए जा रहे थे, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारे लोगों को इश्तियाल देने की कोशिश की गई। उसके बावजूद हमने कहा हम सिर्फ पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। आपने एक लीगल प्रोसीडिंग का जिक्र किया और चूंकि वो मेरे इल्म में नहीं है, उस पर मैं काउंटर क्वेश्चन में इसलिए नहीं जाऊंगा कि डेप्थ नॉलेज मेरे पास उसकी नहीं है, तो बिला वजह काउंटर क्वेश्चन करना अजीब लगेगा। नहीं, मैं उसकी डिटेल्स देखूंगा जरूर, लेकिन मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरी, मैं इसलिए उस पर काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा। मेरा अगला सवाल ये है कि कल शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक टीवी प्रोग्राम में ये एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई में कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं पंजाब में। मेहरबानो, आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, कुछ आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है पंजाब में पार्टी में? मेरा ताल्लुक, थैंक यू आपने ये एक्नॉलेज किया, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। मरवत साहब का बहुत सीनियर है, बहुत उनकी खिदमात है। जमात ने जब एक पूरे पाकिस्तान में खौफ था, उन्होंने किस तरह निकले और लोगों को निकाला और लोगों को जोश और जज्बा दिया, बिल्कुल हम उसको सराहते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। मगर वो बिल्कुल यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको शायद किसी ने गलत बताया। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो इस तरह की बात ना करते, मगर वो पंजाब की जो सूरत हाल है, पंजाब के जो हमारे मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं, उनसे शायद उनकी इतनी वाकफियत ही नहीं है। तो उनको किसी ने कोई गलत गुफ्तगू की, उसको उन्होंने आगे रिपीट कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने है हमारे डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों की तरफ से बयानात आए हैं। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना उसका कोई खदशा है। और इंशाल्लाह आप सेनेट में देखेंगे कि हमारे पूरे हम अपने लोगों को इलेक्ट भी करवाएंगे, हमारे नंबर्स भी पूरे होंगे और हम वो जमात है, मत भूलिए अब तो थोड़ी आसानियां पैदा हो गई हैं। हम वो जमात है कि जिसने पिछले 1.5 साल से हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त किया है, हर किस्म की तरह से हमें हरासा गया है, हमें ज़दो-कोब किया गया, हम पे पर्चे हुए, तशद्दुद हुआ, हम इकट्ठे रहे, हम नहीं टूटे। बिल्कुल ठीक, आज भी नहीं टूटेंगे। बिल्कुल ठीक। मेहरबानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं और जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक का मामला है उस पर अपनी राय दी, और शेर अफजल मरवत साहब का जो इंकशाफ था फॉरवर्ड ब्लॉक का, उसके हवाले से आपने अपनी राय दी। नाज़रीन, इकॉनमी की सिचुएशन की बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में, और वफाकी हुकूमत की जानिब से 6 अहम तरीन शोबों में बेहतरी लाने के लिए काबीना कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। माजी में ये कमेटी सिर्फ हमने देखा था कि तवानाई के मामले पर ज़्यादातर बनती हुई नज़र आती थी, लेकिन इस बार 6 मुख्तलिफ शोबों का इंतखाब किया है वज़ीर आज़म ने। और सबसे अहम चीज़ ये है कि माजी में वज़ीर ख़जाना इस तरह की कमेटियों को हेड करते थे, लेकिन अब मुतल्लिका जो वज़रा हैं वो इन कमेटियों को हेड करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वज़ीर आज़म से रहनुमाई लेंगे। IMF के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, हुकूमत की जानिब से ये जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं इसका क्या असर होगा, और FBR की जानिब से दुकानदारों से जो सालाना 12,000 रुपये के टैक्स का मामला है, इस सारी सूरत हाल को माशी माहिरीन कैसे देखते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ हैं। खाकान साहब, सबसे पहला सवाल, जो ये काबीना की जो कमेटियाँ बनाई गई हैं ज़ेली, इन कमेटियों की तश्कील से आपको लगता है कि मामलात में कोई बेहतरी आएगी, या आप समझते हैं कि नहीं, मतलब कमेटियाँ मज़ीद तश्कील दे के प्रोसेस को लेंथी कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, ECC तो हमेशा से रही है और आपको पता है एक जमाने में वजीर आजम भी हेड करते रहे, बट ट्रेडिशनली फिर उसके बाद फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसको हेड करते रहे। आई थिंक इट इज अगेन द सेम थिंग। अब शायद वजीर आजम ने दोबारा वजीर खजाना को कहा है कि वो इसको हेड करें। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो, बिकॉज ये एक डिसीजन मेकिंग फोरम है, ये एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग फोरम है। इसमें सारे जो आपके इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स हैं वो आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, कम्युनिकेशन का हो, मैक्रो मैनेजमेंट का हो, FPR का हो, तजारत का हो, सो वो सारे मैटर्स आते हैं। सो दैट्स वन थिंग। जहाँ तक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक ये ज्यादा रिवायती कमेटीज हैं, बिकॉज इनमें
में जो काम है वो इनके अदारों ने करना है। मैं बड़ा श्योर हूं कि अगर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन होनी है तो यू हैव टू हैव अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन व्हिच इज एन आइडियल प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। बहुत बात होती है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन होती है बहुत उंगलियां भी उठती हैं, और बहुत से प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर्स जो हैं उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट का भी सामना करते हैं। अगर मेरा ये बिल्कुल आई एम सर्टेन अबाउट इट एंड आई हैव स्पेंट 11 years so I understand these things, और हम कई चीजों को बहुत करीब ले आए थे बिकॉज मैं गवर्नमेंट के हर जगह पर सपोर्ट करता था। I used to kind of run the think tank of the government. Yes. So here's I mean get a good privatization team together. चेयरपर्सन भी ला सकते हैं आप बाहर से, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लोग भी ला सकते हैं, उसके बोर्ड की तश्कील नौ कीजिए, उसके बाद इतने अच्छे फैसले कीजिए। और जो अदारे आपने प्रिपेयर करने हैं, देखिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन का काम ही अदारे प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक उधर ज्यादा वो काम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमेटी बनी है, आई थिंक दैट्स प्रीटी न्यू। मैंने 2016 में काम तो हमने 2013-14 से शुरू कर दिया था। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैंने एक किताब लिखी है, वो आज भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है। उसके बाद एक और किताब लिखी गई, हमारी किताब हमने लिखी क्योंकि मैं हुकूमत में सिर्फ अगर कुछ वैल्यू ऐड ना करता, सिर्फ एक चीज जरूर कहता था कि हम अपनी सोच खुद करेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, और हम इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे किसी और, चाहे वो बैरून मुल्क कंसल्टेंसी हो या पाकिस्तान में हो। तो हमने खुद वो काम किया और उसमें भी तकरीबन यही बातें हुई। पाकिस्तान टॉप 10 रिफॉर्मर्स में भी आ गया। खाकान साहब एक जो इंपॉर्टेंट नुक्ता, चूंकि आप निजकारी की बात कर रहे हैं, निगरान हुकूमत को एक थोड़ा जिसे कहते हैं रिवायती तौर पर 3 माह का दौर मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा जरा लंबा अरसा मिला, और फवाद हसन फवाद के पास ये जिम्मेदारी थी। और मेरी मालूमात के मुताबिक, और प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे ये बताया था कि हम तकरीबन 75% काम PIA की निजकारी का मुकम्मल कर चुके हैं, और जिसे कहते हैं इन द एंड, जिसे कहते हैं वो गेम पहुंच चुकी है। अब आते ही हुकूमत अगर उसे करती है, तो आपको नहीं लगता कि अगर फवाद हसन फवाद साहब उसे 75% तक ले आए थे, तो उन्हें इस तरह की किसी ज़ेली कमेटी में रखा जाए ताकि जहां कहीं पर भी कोई हर्डल आए तो उन्हें पता हो कि उन्होंने कौन सा फैसला कैसे किया था? शाहिद भाई, जितनी लोकल एक्सपर्टीज अवेलेबल है, टेक्नीशियन, प्रोफेशनल्स, इकोनॉमिस्ट्स, जो लोग समझते हैं इन कामों में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उनको इन कमिटीज में जरूर रखिए। इनको रिवायती अगर नहीं बनाना चाहते। बट हैविंग सेड दैट, मेरी राय ये है कि अभी बहुत सा काम बहुत से अदारों में होने वाला है बिफोर दे कम अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट होल्डिंग कंपनी एक PIA में बन गई है, अभी ये सारे एसेट्स ट्रांसफर होने हैं, गुड बैड PIA बननी है। सो ये सारे काम बाकी हैं, पर हमने जरूर इनिशियल गुड वर्क उस पर कर दिया है। कोई भी परसेंटेज हो वो बेहतर जान, बट इन कमिटीज को, बट इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जिन्होंने डे टू डे रन करना है ना इस प्रोसेस को, वो लोग लाएं, ताकि HR की रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंसिंग की रिस्ट्रक्चरिंग, कहाँ हुकूमत के पास जाना है, कहाँ होल्डिंग कंपनी में जाना है, कमर्शियल बैंक से क्या गुफ्तगू होनी है। और PIA शाहिद साहब एक आसान ट्रांजैक्शन है। जब आप असल ट्रांजैक्शंस पे आएंगे ना, जिन्होंने वैल्यू यील्ड करनी है, जो आपके जेनकोस और डिस्कोस हैं, वो स्टोरी ही कुछ और है। दोज कंपनीज आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन, सो यू हैव टू रियली थिंक थ्रू कि उसका पूरा, जिस तरह मैं कहता हूं कि मैं दो उर्दू का लफ्ज है, आपको तश्कील नौ की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन अपनी जगह पे इस बार नजर आता है कि थोड़ा सा सीरियस हुकूमत भी है, गो के तादी हुकूमत है। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पीपल्स पार्टी अपनी एक अप्रोच रखती है, लेकिन मालूमात ये हैं कि जिन इदारों को जिसे कहते हैं कि समझा जाता है कि वो डाइंग हॉर्सेज हैं, पीपल्स पार्टी भी एग्री करेगी कि उनकी निजकारी की जाए। ये जो दुकानदारों से सालाना 12,000 रुपए इनकम टैक्स के लिए FBR एफर्ट्स कर रही है, आपको लगता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा चीजों को टैक्स नेट में लाने के लिए? खाकान साहब सर, बात यह है कि मैं फिर हर चीज जो कि हम इवेंचुअली चली जाती है, हम IMF को बहुत बुरा भला तो कहते हैं। ये इस वक्त अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट इस वक्त चल रहा है, इसमें आपने ये लिखा हुआ है कि ये जो काम अब आप कर रहे हैं, ये आप जनवरी 2024 में करेंगे, डोर टू डोर जाकर और बिलों के साथ भी मैच करके, और जो SROs है वो इशू होंगे। एक्चुअली
coming in with a delay. So hopefully ये इसमें प्रोग्रेस इसलिए करनी पड़ेगी कि इसके बगैर जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसकी कंप्लीशन और नए प्रोग्राम की जो गुफ्तो शनीद है वो मुश्किल हो जाएगी. सो एक तो ये बात है, बट ये तो होगा ना कि फंड को सेटिस्फाई करके चलना है. बट मेरे दोस्त आप मुझे खुद बताइए ना कि अगर 20 से 40% रिटेलर और होलसेलर्स का हिस्सा है पूरे इकोनॉमी में और वो मतलब टैक्स मतलब 3 मिलियन वो हो और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन 25 से 30 हजार हो, तो फिर जो आप वेज अर्न करते हैं 92 से उसी पे बोझ डाला जाएगा, जो मैन्युफैक्चर करता है उसी पे बोझ डाला जाएगा. मैं बहुत ही एहतराम से ये कहता हूं कि जिसकी जो इस्तात है जब वो टैक्स नहीं देता तो या हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं या हम IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं या हम उन इंडस्ट्रीज पे लगाते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो पनपे ताकि एक्सपोर्ट हो. ये फैसला आपका है. खाकान साहब, आपके इस एक नुक्ते से, सॉरी मैं चूंकि सवाल है आप इसको बेहतर क्लियरफाई कर सकते हैं, इस नुक्ते से ऐसे लगता है कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि आम आदमी पर टैक्स लगा दिया, अशराफिया को रिलीफ दे दिया, लेकिन जो इस तरह के हिडन रिटेलर्स हैं या दीगर जो ताजर हैं, जब वो टैक्स नहीं देते तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि अशराफिया जिम्मेदार है. हर वो इंसान जो अपनी इस्तात के मुताबिक इस मुल्क में टैक्स नहीं दे रहा, चाहे FBR मुझसे मांगने आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मेरा कौमी फरीजा है. मैं वो बत्ती इस्तेमाल करता हूँ ना रोड पे जो आप करते हैं, मैं पाकिस्तान का डिफेंस इस्तेमाल करता हूँ जो आप करते हैं. अब आप मुझे बताइए कि उसके पैसे आपको भी उतने ही देने चाहिए. ये बिल्कुल लॉजिक गलत है कि मुझे स्टेट ने क्या दिया. ऐसी भी स्टेट नहीं है पाकिस्तान की. एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि हर एक को अपनी इस्तात, टैक्स गैप्स बहुत बड़े हैं. इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर आज जो टैक्स लगा हुआ है वो ही कलेक्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि 30, 35, 40% यहां से ज्यादा टैक्सेशन आएगी. ये तो नंबर 1 बात है. फिर रियल इस्टेट, रिटेल, होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये वो मरात याफ्ता तबके हैं जिनका हमने जाके इकोनॉमिक सर्वे में जब इनको मुंजमद किया तो ये लिखा. दूसरों की स्टडीज छोड़ दें, मैं तो कभी बाहर की स्टडीज कोट ही नहीं करता. पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे जो लिखता रहा हूं मैं, उसमें लिखा है हमने कि 2240 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस एग्जिस्ट करती हैं. आइए उस पर गुफ्तगू करते हैं. हमें तो दूर जाने की जरूरत नहीं है. फिर ऑफ कोर्स जो मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि जो ये कोर्ट के केसेस हैं इससे 500-800 अरब रुपया निकलेगा, इनको भी निकालिए. ये सारे फराइज अगर आप नहीं अंजाम देंगे फिर पैसे मांग के मुल्क चलेगा या फिर एक्सपेंडिचर इनकम सपोर्ट पे कम करके मुल्क चलेगा. हर साल PSDP 900 अरब रखते हैं, खर्चा 400 अरब होता है. क्यों होता है? क्योंकि इन द एंड वी रन आउट ऑफ मनी. ये डिसीजन जो है ना, इनके साथ बैठ के ये डिसीजंस करने चाहिए इन अ गुड मैनर, एंड आई थिंक तब आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक फिजा ऐसी हो कि वी आर डूइंग द राइट थिंग. सो डूइंग द राइट थिंग तो कोई भी ना नहीं ना कर सकता. बिल्कुल. अच्छा खाकान साहब, जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है, हम अगर देखते हैं सिचुएशन को, हालात को, मुख्तलिफ मौक़ों पर यह देखा गया कि ईरान के साथ बॉर्डर और वाटर ट्रेड की बातें की जा रही हैं और कुछ दिन कबल मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ दिन बाद अब एक डेलीगेशन अफगानिस्तान भी जा रहा है जो तिजारत के हवाले से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेगा. कल इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ताजर भारत के साथ तिजारत की बहाली चाहते हैं, इसका जायज़ा लेंगे. तो आपको लगता है कि अगर रीजनल ट्रेड ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना के साथ थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चाइना हमसे इतना बड़ा मुल्क है, उसका ट्रेड का वॉल्यूम और हमारे जो ट्रेड के वॉल्यूम है उसमें फ़र्क है, लेकिन अगर हम ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ रीजनल ट्रेड का आगाज़ करते हैं तो इकॉनमी को कितना, जिसे कहते हैं, रिलीफ मिल सकता है आपके ख्याल में? South Asia has not done well in regional trade. This is not a good story. Okay. अगर आप आसियान मुल्कों में जाएं तो देखिए ना, अगर आसियान मुल्क आपस में पहले बेचना शुरू की उन्होंने चीजें, फिर दुनिया को भी बेचने लग गए. ये वियतनाम की इतनी बड़ी जो एक्सपोर्ट डेवलप हुई है उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो साउथ कोरिया को जा रहा है. आई थिंक शायद सैमसंग को अलोन वो $72 अरब की एक्सपोर्ट करता है साल की. पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है वो $28 अरब की एक्सपोर्ट करता है. सो एक तो ये है कि रीजनल. देखिए ना,
इनमें से चलें बहुत से लोगों से हम डिफिकल्टी में आ सकते हैं, बट चाइना से तो कोई नाराजगी नहीं है। सो बायलैटरल ट्रेड को वहां पे तो बिल्कुल आगे लेके चलना चाहिए। ईरान से भी कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी तो बॉर्डर स्कर्मिशेस जो है उनको नाराजगी नहीं कहते हैं। हमने आईपी पाइपलाइन की बात की हुई है, सो वहां से जो ट्रेड हो सकती है थ्रू अफगानिस्तान, कार कंट्रीज में भी इवेंचुअली तो ट्रेड करनी पड़ेगी ताकि अफगानिस्तान को भी बेहतरी हो और हम कार कंट्रीज हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकें। पहले इस सब को तो देख लें, ये इतनी बड़ी ट्रेड है। फिर आप इंडिया से भी गुफ्तगू कर सकते हैं कि क्या आइटम्स जो इस वक्त पाकिस्तान में थ्रू दुबई आते हैं इंडिया से, या हमारे क्या आइटम्स थ्रू वहां जाते हैं। सो ऑब्वियसली इस पे एक अच्छी रिसर्च करें, एक अच्छा डॉक्यूमेंट पुट टुगेदर करें, वो भी एक मार्केट है। पर ये जो इस तरफ की मार्केट है सारी कार कंट्रीज, मिडल ईस्ट, चाइना और जो ईरान है, इससे तो हमें कोई नहीं रोक रहा ट्रेड करते हुए। पर आप क्या हैं, आप 9% ऑफ योर, देखिए सबसे बड़ा जो मसला है ना, अब हम चूंकि मैं एक हुकूमत पे इस पर कमेंट ये करना चाह रहा हूं कि आई थिंक आते ही ऐसा लग रहा है कि टैक्सेशन इज द थिंग टू डू, और बिकॉज IMF के प्रोग्राम में है, मैं समझ सकता हूं वो सारी गेम फिस्कल के अराउंड बना रहे हैं, बट ये पाकिस्तान का मसला नहीं है जो नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना है और दुनिया को कुछ बेचना है। देखिए इस पे तो हमें खाकान साहब, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी बजाय टैक्सेशन बढ़ाने के। देखिए एक तो टैक्सेशन प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ आ जाएगी, बट नैरेटिव अगर ये होगा ना, मुझे कई दफा लगता है, मैं भी समझता हूं कि 80% जो बैंक अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड नहीं है। ये काम जो एक वो होता है ना, फाइटर होते हैं जो स्टेल्थ काम करते हैं, आप स्टेल्थ होके ये काम कीजिए, और जो ऊपर आकर काम करना चाहते हैं ना, जो विजिबल है, वो ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एज एन एग्रीकल्चर हब कैसे पुट करना चाहते हैं, और दुनिया को भी नैरेटिव दूसरा, क्योंकि आप SIFC के थ्रू FDI भी पिकअप करना चाहते हैं, सो चेंज योर नैरेटिव। देखिए बिजनेसमैन जो पाकिस्तान का है ना, मैंने 20-25 साल पाकिस्तान को स्टडी किया, होता यह है कि जैसे ही उसको ये लगता है ना कि ये अब मेरे अकाउंट्स ये सब, और इतना अगर बात थोड़ी सी अनसिक्योरिटी आती है तो वो हाथ खींच लेते हैं जी, और वो फिर छुपाना भी शुरू कर देते हैं। 3 आइटम्स में पाकिस्तान में पैसे छुपते हैं, एक प्रॉपर्टी में, एक डॉलर्स में, एक सोने में। सो हमें ये भी हमेशा याद रखना है कि हमें सो एक होता है कि स्ट्रेटेजिक मूव्स आप करना चाहते हैं, उसका एक जो अलामिया है वो ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को अगले 5 साल में एक पैदावारी सलाहियत वाला मुल्क बना देंगे। ये नंबर 1 नैरेटिव है। नंबर 2 नैरेटिव जो है वो ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है वो ये है कि हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेगा और टैक्स भी देगा। सो you really have to now start building a narrative of Pakistan which is much different than just saying कि हम टैक्स करना चाहते हैं। IMF के प्रोग्राम का जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि ये एक ऑस्टेरिटी वाला प्रोग्राम है। सो सारा मुल्क जो है ना वो एकदम स्लो होने की तरफ चला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइट है, फिस्कल पे भी पूरा प्रेशर आ जाता है। बट यू रियली हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि आप कैसे इस नैरेटिव को ना बिल्ड करें, क्योंकि इस नैरेटिव से फिर आई थिंक स्लो होती चली जाएगी इकोनॉमी। सो आई थिंक एक तो ये बात है। दूसरी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बहुत सीरियसली ले, इसको प्राइवेटाइजेशन से भी ऊपर रखें, बिकॉज ये वो डॉलर हैं जो नए आने हैं पाकिस्तान में। प्राइवेटाइजेशन से तो मैं एफिशिएंसी आएगी, ये ठीक होगा। और तीसरी बात, पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर जो है उसका, चूंकि मैंने वर्ड तंजीम नौ यूज किया, आई एम रियली सीरियस। अगर आप पेट्रोलियम, गैस और बिजली को नहीं संभालेंगे तो इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बनेगी नहीं। उसके लिए एक सर्जिकल यूनिट बनाए। मैंने कहीं और नहीं कहा कि सर्जरी करें, वहां पे सर्जिकल यूनिट बनाए। आप मुझे भी कहेंगे ना कि मैं उसको हेड करूं तो मैं नहीं करूंगा। गेट अ पर्सन, गेट अ टीम जो इस चीज को हमसे ज्यादा समझती हो। हम एज मैक्रो इकोनॉमिस्ट उसको अगर आप ये नक्शा शाहिद भाई खींचें तो जो डिस्पोंडेंसी का इस वक्त मुल्क में दौर दौरा है, मेरे ख्याल है हम थोड़ा सा उसको ईज भी कर सकते हैं। बट कैन वी डिलीवर ऑन दिस? दैट्स द बिग खाकान साहब, मेरा ख्याल है आपने आखिरी जो 3 से 4 मिनट हैं उसमें सारी ओवरऑल जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और उसकी एक डायग्नोसिस है वो हुकूमत के सामने रख दी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आपका है कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा, और ये नैरेटिव अगर हुकूमत लेके चलती है तो जो माशी बहरान है, बल्कि माशी बहरान
बहरान से निमटने का जो नैरेटिव होना चाहिए वो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने का होना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। खाकान हसन नजीब ने वे फॉरवर्ड दिया है हुकूमत को। अब हुकूमत ने किस तरीके से इसको करना है ये हुकूमत के अमल पर ही मुनहसर है, और जब जब हुकूमत अमल करेगी सही या दुरुस्त, उस पर तनकीद और उस पर जिसे कहते हैं अच्छी आरा आ सकती है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।